रियासी से मैं जब 94 से जुड़ा हूं उसके बाद से ये मुझे अपना घर लगता है एंड आई एम वेरी श्योर कि विशेष आपके लिए भी ये घर बनेगा और इसलिए मुझे मेहमान का दर्जा मत दीजिए। फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू और चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट शैलेन कोबरा साहब IAS जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट रियासी के क्रिकेट ग्राउंड सुंगड़ी में अवामी मसाइल सुन रहे थे, ग्रीवेंसेस सुन रहे थे लोगों के, और बखूबी यहाँ पे जो है अवामी नुमाइंदों ने DDC जो काउंसिल के मेंबर है उनकी बात की जाए या साबिक जो BDC चेयरपर्सन है उनकी बात की जाए या दूसरे मौजूद लोग हैं उन्होंने अपनी बात जो है तफसीलन उन्हें बताई। उन्होंने यहाँ पब्लिक के जो मसाइल है वो उन्होंने बखूबी सुने। वो अभी जो है इस क्रिकेट ग्राउंड से ये प्रोग्राम जो इक़्तिदाम पजीर हुआ उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रियासी विशेषपाल महाजन SSP रियासी अमित गुप्ता के साथ साथ ज़िला सतह और स्टेट सतह के जो अफसरान थे वो यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने तमाम जो मसाइल हैं यहाँ पे लोगों के सुने। उन्होंने क्या बताया, चीफ सेक्रेटरी साहब ने मज़ीद क्या बताया, लोगों के मसाइल सुनने के बाद, लोगों की समाअत करने के बाद उन्होंने क्या बताया, वो हम अब दिखाने की कोशिश करेंगे आपको इस वीडियो में। क्या ये हो सकता है कि हम पब्लिक दरबार जो रियासी में है वो कहीं ऐसी जगह करें जहां मैंने बहुत पहले कभी विजिट किया और मेरी खुशकिस्मती थी आज के 30 साल पहले यहीं सुगड़ी पे जब मैंने पूछा अभी आपके पटवारी महोदय से कि यहाँ फूड गोडाउन हुआ करता था वो कहाँ है, उन्होंने बताया वो फूड गोडाउन अब शिफ्ट हो गया, उसको हटा दिया। वो एक रिमाइंडर था जिस ढंग से दुनिया चलती है, जो पहले था वो नहीं रहा, जो आज है वो कल नहीं रहा। पर बात वही है जो विशेष ने कुछ समय पहले बोली, मैं एक दिन के लिए आया हूं, वो 2 साल के लिए है, लेकिन वो आपके साथ हैं इस 2 साल के लिए, उनको मेहमान बनने मत दीजिए। जो मलिक साहब ने बोला वो बात बिल्कुल सही है। रियासी से मैं जब 94 से जुड़ा हूं उसके बाद से ये मुझे अपना घर लगता है एंड आई एम वेरी श्योर कि विशेष आपके लिए भी ये घर बनेगा और इसलिए मुझे मेहमान का दर्जा मत दीजिए। मैं जब अभी रास्ते में आ रहा था तो अमित साथ में थे, विशेष साथ में थे और मैं याद कर रहा था उस समय जब हम गुलाबगढ़ पैदल गए थे, अब्दुल रशीद मलिक पटवारी साहब थे, वो यहाँ नहीं होंगे, वो नायब तहसीलदार बन चुके हैं, उसके बाद रिटायर हो चुके हैं, आई एम अवेयर, बट वो थे, उनके कहने पे 1994 में आई हैपन टू गो, सब जगह गया था, गुलाबगढ़ भी गया, देवल भी गया, इनके गांव पे भी गया और सुगड़ी में रात को 11 बजे पहुंच के उसके बाद यहाँ कहीं फूड गोडाउन से। लेकिन वो समय और आज का समय जमीन आसमान के कबीले। जिस सड़क पे चलने में आप सब खासतौर पर उधर जो कुछ बुजुर्ग बैठे हैं उनको मालूम है कि जब हम अन्नाज से आगे चलते थे तो धर्माड़ी की काफी पहले आगे पीछे प्लास्टू के आगे हर तरफ केवल तोड़ फोड़ और हर तरफ पत्थर, कहीं इधर कहीं उधर, जो गाड़ी आती थी उसके कम से कम 4 में से 2 टायर जरूर पंचर होते थे। लेकिन वो समय और आज का समय फर्क है और इस फर्क में सबसे बड़ा जो फर्क है वो ये कि आप लोग आज, मैं सोच नहीं सकता था आज के 30 साल पहले की चसाना 5 साढ़े 5 घंटे में या 6 घंटे में कोई पहुंच सकता है और वापस जाने की सोच सकता है। और इस कारण से मैं आप सब लोगों को खासतौर पे मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज हम ये सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कॉलेज हो, हमारे यहाँ पर दूसरी चीजें हो, ये स्टेडियम बने। जब मैं पहली बार अभी आया ये स्टेडियम देखा, इतना खूबसूरत स्टेडियम है और उन्होंने जैसा बोला, क्या नाम था उसका, जसपाल, उन्होंने कहा कि ये स्टेडियम वर्थवाइल नहीं है, बिल्कुल सही, कम से कम आप कह तो रहे कि वर्थवाइल इस स्टेडियम को अच्छा बनाइए। उस समय स्टेडियम ही नहीं तो प्रगति हुई है, इस प्रगति की गति को हमें बढ़ाना है और इस सब में आपकी सबसे बड़ी मदद यह है कि जो बात आपको लगेगा मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो परेशानी मुझे भी अपने डिपार्टमेंट में जल शक्ति में बड़ी महसूस हुई, वो ये है कि आपको अपनी सोसाइटी की बढ़ोतरी के लिए, आगे बढ़ाने के लिए खुद में कुछ कुर्बान करना पड़ेगा।
और वो कुर्बानी यहाँ पर खासतौर पर इन एरियाज में केवल जमीन की शक्ल में होती है। पीएमजीएसवाई रोड पूरे हिंदुस्तान में बिना कंपनसेशन के चलती है। केवल यहाँ पर कुछ रोड्स को किसी समय ऐसा डिसीजन लिया गया कि कंपनसेशन दिया जाएगा। अब सोचिए कि अगर वो कंपनसेशन नहीं दिया गया होता, उसके बजाय सड़कें इसी ढंग से बन रही होती जैसे आज आप डोनेट करके कर रहे हैं कुछ एरियाज में, तो आज के 6 साल पहले आप लोग कनेक्ट हो गए होते। और जो मेटाडोर आज की तारीख में बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है, 12th के बाद में वो जा नहीं पाती कहीं पर, वो उस मेटाडोर को लेके 1 घंटे 1.5 घंटे की दूरी पर किसी कॉलेज को जाके अटेंड कर पाती है। और आज आपके सामने एएनएम होती, कुछ और होती, पैरामेडिक स्टाफ होती, हो सकता है उनमें से कोई डॉक्टर बनती, वो जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है, खासतौर पे आप लोगों से, आने वाले बहुत लोग मिलेंगे, कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग कहेंगे अरे इसका कंपनसेशन बनता है, वो 2 लाख 10 लाख 15 लाख कुछ नहीं है इसके मुकाबले कि किसी बच्चे का भविष्य बन जाए। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश रहेगी, पानी, बिजली और सड़क इस सरकार का कमिटमेंट है, लेकिन इस पानी, बिजली, सड़क के लिए, तीनों चीजों के लिए आपको अपने तौर पे बहुत कुछ करना है। तो प्लीज आगे बढ़िएगा और इन डिमांड्स को बेशक जहां स्ट्रक्चर्स किसी के जा रहे हैं वहां पर जिस ढंग से हमने डिस्कस किया है विशेष, उस ढंग से आप कंपनसेट करें। लेकिन जहां पर हो सकता है कि सरकार को आपकी जमीन चाहिए, पीएमजीएसवाई रोड हो गई, पानी की स्कीम हो गई, तो प्लीज उसमें पीछे मत रहिए। मुझे बहुत सारी बातें कहनी है, वक्त कम है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा। क्यों? बिकॉज यहां आने का मुझे बार बार मौका नहीं मिलेगा। शाहपुर कंडी डैम स्कीम के बारे में मास्टर अब्दुल गनी मलिक साहब ने जिक्र किया, वो पहले मिनिस्टर भी रहे, और ये स्कीम बहुत समय से 1979 से चली आ रही है। जम्मू कश्मीर का हक जम्मू कश्मीर को नहीं मिला। 2018 में जो एग्रीमेंट किया गया उसके कारण से पंजाब का इरिगेशन डिपार्टमेंट मजबूर हो गया है कि उसको डैम प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के चीफ इंजीनियर साहब यहां हैं, आपकी बात में सच्चाई है कि यहां कुछ हो नहीं रहा है, या हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है। क्यों? मैंने इनसे पूछा आप कुछ बोलना चाहिए, बोला मेरे को कुछ बोलने के लिए है नहीं। और इसका कारण क्या है कि हमारे यहां पर कमी है, हमारी कमी। आपने बता दिया कमी क्या है। जो विशेष ने मुझे बोला कि साहब एक जेई है, कहां का जाएगा, या 1-2। तो इन रिमोट एरियाज में स्टाफ देने के बारे में पूरी कोशिश रहेगी कि जो नया स्टाफ आया है उनको इन एरियाज में पोस्ट किया जाए। और मैं मनोज जी से रिक्वेस्ट करूंगा दैट यहां पर खासतौर पे, बिकॉज आप यहां पर जो 1 रुपया खर्च करेंगे उसका मुफाद 10 रुपए के बराबर है। जो 1 रुपया आप जम्मू में खर्च करेंगे उसका फायदा आपको शायद 4 रुपए के बराबर है। बिकॉज इस जगह पर ये 1-1 रुपया, 1-1 इंप्रूवमेंट, थोड़ा से थोड़ा इंप्रूवमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के चीफ इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो फिर से आए और यहां पर आए। लेकिन यस, ये इरिगेशन डिपार्टमेंट वही है जो तावी बराज जो 2010 में शुरू हुआ था, 2014 में फ्लड में डैमेज हुआ था, 2020 तक उसमें कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में आज कंपटीशन की कगार पे खड़ा हुआ। और जम्मू डिवीजन में पहली बार कोई एक बड़ी झील बनेगी। मानसर और सरिंसर तो नेचुरल लेक्स है, लेकिन ये एक लेक ऐसी रहेगी जहां पर शायद टूरिज्म को हम अट्रैक्ट कर पाए, लोगों को रोक पाए। इसमें की बहुत सारी रुकी हुई स्कीम से शाहपुर कंडी एक और दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें 1350 क्यूसेक्स पानी पंजाब से जो मेरा हक बनता था हम उसको ले पाए। तो मैं आप लोगों से ये विश्वास दिलाता हूं, लेकिन इस पब्लिक दरबार, इस सारी बातचीत का पर्पस क्या है, इंटेंट क्या है? आपकी बात तो डीसी भी सुन रहे थे, एलजी ग्रीवांस पोर्टल भी है, उसमें भी बहुत सारे, और सबसे बड़ी बात ब्लॉक दिवस चल रहे हैं, थाना दिवस चल रहे हैं, बहुत तरीके हैं जिससे लोगों को सुना जा रहा है। उसके ऊपर से 2018 में और 2019 में न केवल इलेक्शंस हुए जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, पंचायतों के इलेक्शंस हुए, लेकिन उन पंचायतों को पावर्स दिए गए, उन पंचायतों को फंक्शन दिए गए, और सबसे बड़ी बात उन पंचायतों को फंड्स दिए गए, और अपनी तकदीर अपने हाथ वाले जो बात है उसको सही में करने की कोशिश की गई। ठीक है, इलेक्शंस का आगे पीछे प्रोसेस होता है,
कुछ लोग जो यहाँ पर हैं वो अभी इलेक्शन उनके कुछ समय बाद में हो जाएंगे तो फिर से चुन के लोग आएंगे। लेकिन ये सारी चीजें, इस सब चीजों का इंटेंट एक ही है कि पब्लिक से लगातार रास्ता बना रहे और बात आए। तो फिर इस पब्लिक दरबार का पर्पस क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसका पर्पस यही है कि मेरे जैसे भी और दूसरे ऑफिसर्स भी हर जगह जाए और आपकी बात को सुन के ये भी पता लगाने की कोशिश है। इससे सबसे बड़ी बात मैं भूल जाऊंगा, एलजी मुलाकात, जिसमें ऑनरेबल एलजी डायरेक्टली रूबरू होते हैं जिस आदमी की कंप्लेन होती है। और कहां से? उसको एलजी के पास में जाने की जरूरत नहीं है, एलजी साहब के पास, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में और कहीं उससे भी लोअर ऑफिस पे उसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके डायरेक्टली मौका मिलता है अपनी बात को एलजी साहब से कहने। ये प्रोग्राम केवल इसलिए है ताकि आप लोगों की बातों को, उनमें जो सदाकत है, उनमें जो अर्जेंसी है, जो अभी मास्टर साहब ने बोली कि जरूरी बात और गैर जरूरी बात मिक्स हो जाती है, उनमें से उन बातों को चुना जाए, उन चीजों पे खासतौर पे ध्यान दिया जाए जिनके करने से पूरी सोसाइटी को, पूरी पब्लिक को, पूरे एरिया को बहुत सारा फायदा। तो मैं इसी कारण से यहाँ आपकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपके हर एक स्पीकर ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात की और एजुकेशन पे खासतौर पे जोर देने की जरूरत है। उसके अलावा जो बातें हर एक स्पीकर ने बोली मैंने नोट डाउन की और जो लोग अपने साथ में लिख के नहीं लाए थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की लिखने के लिए, इसलिए नहीं कि मैं भूल जाऊंगा, इसलिए नहीं कि एसडीएम साहब ने नोट नहीं किया, वो सब है, लेकिन जब आप अपने लफ्जों में लिखेंगे, कुछ बात कहेंगे तो समझ में आता है, उसमें आपके दिल का दर्द दिखता है। लिखिए उसको, कहिए हमसे, तभी होगा कि उन चीजों पे फोकस बहुत सही तरीके से आएगा। ये अफसर जो यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं, इन सभी ऑफिसर्स के लिए मैं एक बार चाहूंगा कि आप जोरदार तरीके से ताली बजाएं। और वो इसलिए क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको शायद कभी कभार ही विजिट किया, हो सकता है इनमें से कुछ लोगों को आपने पहली बार किया, लेकिन विश्वास मानिए ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ है, आपसे जुड़े हुए नहीं है। अगर किसी स्कीम का काम यहाँ चल रहा है तो चीफ इंजीनियर मिस्टर मंचंदर, जो बहुत आहिस्ता बोलते हैं लेकिन काम आहिस्ता नहीं करते, तो मिस्टर मंचंदर जब वहां पर बैठ के पता करते हैं, मिस्टर रितु जो एमडी जेजेएम है, उनके साथ में मिस्टर रियाज जो ओएसडी हैं जेजेएम, ये सारे लोग, जब मिस्टर बोधराज इधर बैठे हुए हैं जो सारी लिफ्ट इरिगेशन लिफ्ट स्कीम्स के लिए हैं, या मिस्टर भट्टी, ये सभी लोग आपके एक्सचेंज यहाँ पर जो है, ये सभी लोग रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं जेजेएम की सारी स्कीम्स के बारे में। लेकिन साथ में मेरा सभी से ये गुजारिश रहेगी, सभी ऑफिसर से गुजारिश रहेगी कि जब आप किसी जगह पर जाते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, तो आपको उनकी तकलीफ के साथ में शरीक होने का मौका मिलता है। इसलिए विजिट करिए, आइए, देखिए, आपको प्यार भी मिलेगा और उनकी तकलीफों को सुनने का मौका मिलेगा। और इसी कारण से चसाना को मैंने चुनने की कोशिश की कि हम यहां पर आकर आप सबसे मुखातिब हों। आज से पहले जल शक्ति डिपार्टमेंट में सारे काम डिपार्टमेंटल होते थे। मैं पीएचई की बात कर रहा हूं। 2019 के बाद में सारे काम टेंडरिंग के थ्रू होते हैं। इसी ढंग से ब्लॉक में भी सारे काम बिना टेंडरिंग के होते थे, अब टेंडर्स के थ्रू होते हैं। लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि हर एक बच्चे को या किसी लोगों को जिसको कॉन्ट्रैक्टर क्लास डी चाहिए या किसी को और कोई चाहिए, वो उसको मिल जाता है, उसको मौका मिलता है। आप समझने की कोशिश करें, सरकारी नौकरियां तो अनलिमिटेड नहीं है, वो तो कुछ ही है। हम सब लोगों को जरूरत है कि किसी न किसी तरीके से अपनी जीविका को कमाएं, और ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम ये पक्का करता है कि कोई आदमी पहली बार गलती भी करेगा, सही भी करेगा, नुकसान भी उठाएगा, लेकिन दूसरी बार जब वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा तो कमाएगा। इसी ट्रांसपेरेंसी के बारे में गवर्नमेंट का फोकस रहा है, जो हिंदुस्तान सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा से इंसिस्ट करती रही है दैट हर चीज ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए।
और इसी ट्रांसपेरेंसी पे बहुत ज्यादा जोर है और साथ में अकाउंटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा जोर है। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। जब भी होता था कि कोई नकल लेनी है रेवेन्यू रिकॉर्ड, किसी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड की नकल लेनी, इतनी कंप्लेंट्स आती थी आज के 30 साल पहले, आज के 20 साल पहले, ये सब नकल नहीं मिलती, कागज ही नहीं मालूम किसके पास। जब पटवार खाने में जाते हैं तो वहां पटवारी बोलता है तहसील ऑफिस में गया है, तहसीलदार ने मीटिंग बुलाई है, तहसील ऑफिस में जाके तहसीलदार को बोलते हैं, बोला मेरे पास तो है नहीं, भारत सरकार उसके पास में अभी जमा नहीं कराई, उसको जमा करानी भी नहीं, किसी न किसी बहाने से वो चक्कर काटते रहते। आज ये सारी चीजें ऑनलाइन कर दी गई हैं और आप लोगों को मौका है कि आप अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपने सामने देख सके। वो जो एक फाइलों में बंद, अलमारियों में बंद रेवेन्यू रिकॉर्ड जिसका कोई भरोसा नहीं होता था और एक इंसान इस खौफ में रहता था कि पता नहीं किसका नाम किस जमीन पे किस समय लिख दिया जाएगा, कम से कम वो खौफ अब नहीं ना। ये उसी ट्रांसपेरेंसी की बात है। और मैं यहीं पे आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपको अपनी नकल लेने में दिक्कत आती है, अगर आपको अपनी जमीन का खरीद फरोख्त करना है, किसी भी कारण से फर्क इश्यू होने में दिक्कत आती है, तो इसमें हर एक सर्विस की टाइमलाइन फिक्स्ड है। 9 दिन है शायद फर्क के लिए, इस दिन से 15 दिन है किसी सर्टिफिकेट के लिए। क्यों? क्योंकि ये महसूस किया गया कि इतने दिन काफी होंगे। अब अगर आप अपना हक नहीं मांगते हैं तो कहीं ना कहीं गलती आपकी भी। 9 दिन के बाद में अगर आपको फर्क नहीं मिलती है तो कंप्लेंट करें, तभी चीजें सुधरेंगी। किसी न किसी को आगे बढ़ के बोलना पड़े। और इसलिए अपनी ऑनलाइन सर्विसेज में आपको जो हक मिला हुआ है उसको डिमांड करें। उसी सिलसिले में मैंने अभी डीसी साहब से पूछा, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, किसी को घर बनाना है उसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा था कि साहब फर्क तब इश्यू होगा जब पहले आप घर बनाने की परमिशन एसडीएम से ले लेंगे, सीएलयू जिसको बोलते हैं। इन्होंने सर्कुलर इश्यू करके कहा है ये गलत बात कही गई है। फर्क कोई भी आदमी ले सकता है, बाद में उसको घर बनाने के लिए अगर वो 16 मरले से कम है तो उसको परमिशन लेने की आवश्यकता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये कहना चाह रहा हूं, तो आप लोगों को अपने हक के बारे में अवेयर भी रहना है और उसको मांगने के लिए घबराना नहीं। ये सोच के कि किसी ढंग से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, घबराना नहीं। और इसी कारण से सर्कुलर इन्होंने इशू किया है। उसी ढंग से एक और काम किया जा रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस में कंप्यूटर्स हैं वहां पर ये डायरेक्शन 3-4 दिन पहले ही मैंने दिया है, सभी ऑफिसर्स को दिया है। और मैं विशेष जी से खासतौर पर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सीएससी के अलावा जो आपका सीएससी सेंटर होता है जहां पर स्कैनिंग करके वगैरह सब कुछ ऑनलाइन आप करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सीएससी के अलावा गवर्नमेंट ऑफिस में जहां पर सरकारी कंप्यूटर दिए हुए हैं, उस कंप्यूटर में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन उस पर एबीसीडी टाइप करे, कहीं पे भी लिखा है कि ये उस डिपार्टमेंट का कंप्यूटर, सरकार का कंप्यूटर है, अभी उस डिपार्टमेंट को यूज कर रहा है। तो वहां पर कुछ समय ये निर्धारित कर देंगे। अगर आपके सीएससी से आपको अननेसेसरली चार्ज किया जाता है, जो कंप्लेंट बार बार आती है, तो आप उस ऑफिस में जाइए। उस ऑफिस में आपका हक है कि आप कहें कि आपको जो सर्विस चार्ज निर्धारित है उस पर आपकी एप्लीकेशन को अपलोड किया जाए, चाहे वो किसी भी काम के लिए हो, चाहे वो जेएनके बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए हो। अगर उसको अप्लाई करने के लिए जेएनके बैंक की फीस 500 रुपए है और उसकी प्रोसेसिंग के लिए कोई सीएससी 100 रुपए लेता है, समझ में आता है, जो भी चार्ज फीस, लेकिन 500 रुपए की फीस के साथ वो 500 रुपए लेता है तो गलत है। और इस बात के लिए, इन्हीं चीजों के लिए जो सरकारी कंप्यूटर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास में हैं, उनको डायरेक्शन दिया गया है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स में कुछ समय निर्धारित करें ताकि सीएससी भी अपना काम करें और जिन लोगों को परेशान किया जा रहा है वो वहां जाके अपनी सहूलियत देख सकें। ये एक एग्जाम्पल है जिस तरीके से आपको अपना हक मांगना है और सरकार को वो सारी चीजें फैसिलिटेट करनी है। मैं जल जीवन मिशन पे थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा। पूरे यूटी में 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जा रहा है इस साल। पूरे 3 साल के ऊपर करीब 14,000 करोड़, यानी 2019 से लेके जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगस्त 2019 में अनाउंस किया था, तब से लेके 4-5 साल में 14,000 करोड़। और इसी साल में अभी तक शायद 3,500 करोड़ का खर्चा हो चुका है। और उसके अलावा
और होगा, और खर्चा तभी हो सकता है जब स्कीम सच में चल रही है। और इस स्कीम में जब तक कि जिस आदमी के पास पानी पहुंचता है वो अपने आधार कार्ड के साथ में उसका नाम नहीं अपलोड होता है, किस पे, वेबसाइट पे, दैट मीन्स एक ऐसी वेबसाइट जिसको कोई भी देख सकता है, उस वेबसाइट पे नाम अपलोड होता है, तब माना जाता है कि हाँ इस आदमी को आधार कार्ड के साथ में इसने अपना आधार कार्ड दिया है, इसको पानी मिलता है। उसके बाद में हर घर जल का सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, जिसमें उन सभी लोगों को पूछा जाता है कि भैया आपका जो नाम अपलोड किया वो सही है या नहीं है, और अगर सही नहीं है तो फिर वो सर्टिफिकेट नहीं देती है गांव की पानी समिति। ये कोशिश है कि अगर पीएचई डिपार्टमेंट ये कहे कि हमने पानी दिया है तो पानी वास्तव में मिले। इसलिए कुछ जो लोग यहां पर अभी थे जिन्होंने कहा कि कुछ एरिया में पानी नहीं मिल रहा है, मेरी एक्सीएम साहब से बात हुई उस सिलसिले में। एक बात समझिए, हो सकता है पानी आने में देरी हो, ये स्कीम कहीं बंद नहीं हो रही, ये 31 मार्च को कोई कुछ बंद नहीं हो रहा। जब तक कि हर एक घर में पानी पहुंचने का वादा या जो बात कही है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगस्त 19 में, और उन्हीं के डायरेक्शंस पे पूरे के पूरे हिंदुस्तान में काम चल रहा है और जेएनके में काम चल रहा है, और सबसे डिफिकल्ट काम चल रहा है, वो काम पूरी तरीके से सरंजाम किया जाएगा। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी ये है कि कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो हमारे बीच में से, वो हम ही सब में से कोई नहीं। एक आध को ये नोटिस दे देंगे, एक आध को निकाल देंगे, लेकिन पानी की पाइप 4 फीट या 2.5 फीट नीचे है या नहीं, ये मेरे चीफ इंजीनियर साहब एंश्योर नहीं कर सकते। फोटो भी किसका लेंगे कि 2 फीट का और 4 फीट का फोटो लेंगे? नहीं लेंगे, पॉसिबल नहीं। पॉसिबल ये है कि पानी समिति अपना काम ठीक से करे, और इसीलिए पानी समिति बनाई गई। ये पानी समिति की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि क्या पाइप उस ढंग से बनी है, वो ये देखे कि क्या कमजोर तरीके से किसी सीमेंट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, क्या ऐसा सरिया ला जा रहा है जो ठीक नहीं है। और अगर पानी समिति को अपने इस काम को करने में किसी भी ढंग से कोई भी कॉन्ट्रैक्टर तकलीफ देता है तो बिना किसी हिचक के डीसी को, एक्सीएन को, एसी को, जिसको कहना है बताइए। ऑफ कोर्स आप मुझे भी कह सकते हैं, या सबसे बड़ी बात एलजी ग्रीवांस पोर्टल पे डाल सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इतना पैसा कभी नहीं आएगा आने वाले साल। और याद रखिए आपको अपने 30 साल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, अगले 30 साल तक यही पानी इसी ढंग से आना है। और इस कारण से जरूरी है कि हम अपने अपने गांव की स्कीम को बिल्कुल ठीक तरीके से चलाएं, वो सही तरीके से बने। अभी एक आई थी बात की लिफ्ट स्कीम नहीं की जा रही, मैं भी यही सोचता हूं, मैं मानता हूं खासतौर पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से छोटे छोटे लिफ्ट पंप्स होते हैं, इरिगेशन के लिए ठीक है, क्या वो वाटर सप्लाई के लिए ठीक है? मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि बहुत जगहों पर लिफ्ट स्कीम्स बनी है, लेकिन जितनी भी लिफ्ट स्कीम्स हैं वो पावर पे डिपेंडेंट है। और आज की तारीख में हर जगह पर मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, पूरे हर जगह, कि आप सरफेस सोर्स खोजिए, चाहे आपको कितना भी दूर जाना पड़े, कोशिश करें ग्रेविटी स्कीम लीजिए। इसलिए जब मुझे शद्रू के लोग वहां पर रास्ते में मिले और उन्होंने बताया कि पाइप नीचे की तरफ से ऊपर से नहीं है, एक्सीएन साहब नहीं थे उस समय, तो शायद यही मसला हो। मेरा आपको कहना यह है, और मैं आप सबसे बताना चाहूंगा कि अगर आपको मालूम है कि डिपार्टमेंट में सरफेस सोर्स किसी ऊंचाई पर है तो मदद करिए और बताइए, क्योंकि नहीं तो आप हमेशा के लिए डिपेंडेंट रहेंगे कि लिफ्ट स्कीम से पानी जाएगा। ऑफ कोर्स जहां पर पानी नहीं है, जैसे राजौरी के कुछ इलाकों में बिल्कुल नहीं, वहां पर लिफ्ट स्कीम है बिल्कुल, और वहां लिफ्ट स्कीम बनेगी। ये तो जल जीवन मिशन वगैरह की बात है, लेकिन एक बात है जो मैं आप लोगों से खासतौर पे शेयर करना चाहता हूं। इतनी खूबसूरत जगह पर ये गुनगुनी धूप जम्मू में नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आप लोग जिस आराम से बैठे हैं यहाँ पर, खासतौर पे ऑफिसर्स जो ज्यादातर जम्मू से आए हैं, वो बड़े खुश हैं, वो उस धूप को आराम से धूप सेक रहे हैं। ये क्यों है? यहाँ ये है, वहां नहीं है, जम्मू में नहीं है, दूसरी जगहों पर नहीं है, वहां पॉल्यूशन है। दिल्ली में इतना ज्यादा पॉल्यूशन है कि आप देख भी नहीं सकते। वो कहते हैं कि तारे गिन लो भाई, वहां तारे दिखते नहीं, आसमान नहीं दिखता, तारे क्या दिखते?
लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ आसमान भी दिखे, तारे भी दिखें, यहाँ सब कुछ रहे, साफ सुथरा रहे, तो उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। और वो मैं कहना चाह रहा हूं, आपकी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट, जिस भी जगह पर आप जो भी करें, ये आपके आसपास जो कुछ है इसको सार संभाल करना आपकी पूरी सोसाइटी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। यहाँ बहुत बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। जब तक आप अपने पेड़ पौधों को संभाल के रखेंगे, तभी तक ये जिंदगी इतनी खुशनुमा बनी रहेगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है इस बात पे खास तौर पे ध्यान दें। अपने नदी नालों में किसी भी ढंग की गंदगी को ना डालें। जो रूरल डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं जो ये कोशिश करती है कि वेस्ट वाटर सही तरीके से डिस्पोज ऑफ हो, प्लास्टिक इधर उधर ना फैले, नदी नालों में कोई भी गंदगी ना जाए, मेरी आपसे गुजारिश है आप इस बात को समझें, इसको ना होने दें। खास तौर पे अपने इलाके में ना हो। स्वच्छता के मैसेज को बार बार दोहराया गया है, हर जगह से दोहराया गया है, उसको अपनी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बनाए। मेन बातें मुझे यही कहनी थी। स्पीच देना तो मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ कुछ बातें कहना आता है, और इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों से रूबरू था और बात करना चाह रहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से ये जो टीम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की है, सारे चैलेंजेस के बावजूद, क्योंकि इसी इलाके में मैं जब पहले आया था 94 में, तब उस समय इस पूरे एरिया में टेररिज्म काफी ज्यादा था। ऊपर के इलाकों में हमेशा मूवमेंट रहा, और पिछले कुछ सालों में धीमे धीमे कम होता चला गया, उसके बाद खत्म हो गया। पिछले कुछ समय से फिर से ये सारी वारदातें शुरू हुई, और इन सब चीजों से हमेशा वही होता है, ध्यान डेवलपमेंट से हट जाता है। हमें ये वादा करना है और कोशिश करनी कि उस डेवलपमेंट से हमारा ध्यान ना हटे, किसी हालत में ना हटे। ये खासतौर पे जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरियाज में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा दैट पुलिस के साथ में हर ढंग का सहयोग जो आज भी है वो हमेशा बना है। मुझे याद है कि जब 94 में मैं आया था तो उस समय आर्मी की रेगुलर डिप्लॉयमेंट होती थी, आर्मी नीचे आके देखती थी सब कुछ और सैनिटाइज करती थी। आज वो हालात नहीं है, लेकिन ये हालात ऐसे बने रहे, ये आप सबके हाथ में, ये हम सबके हाथ में। तो मेरी आप सबसे गुजारिश भी रहेगी कि हर हालत में हम अपने एरिया को बिल्कुल पीसफुल रखें और डेवलपमेंट की राह पे हमेशा बहुत तेजी से कदम बढ़ा दें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हमारे जो शहरी आए, इन सब की तरफ से सर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने ऑफिसर्स का शुक्रगुजार हूँ, अपनी आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने यहाँ बैठे और हमारी बातें सुनी। ऑफिसर्स अपने जो ग्रीवेंसेस थे वो नोट करवाए, अपनी पॉइंट्स रखे, और खासकर सर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इतने दूर दराज एरिया आपने चुना सर, और इट्स प्रिविलेज फॉर अस सर कि आपने हमें चुना और यहाँ पे आप आए और अपना एक पूरा दिन बताया अपने ऑफिसर्स को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स अ लॉट।